दोस्तों नमस्कार। 20 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों पे चर्चा करेंगे। इसके पहले चर्चा करें, एक मैंने सूचना आपको सुबह दी थी। बड़ी मुश्किल से आप लोग पढ़ते हैं अपने सामान का, अपने डॉक्यूमेंट्स का, जो भी आपकी जरूरी, सबसे जरूरी सामग्री, सबसे बड़ा धन जो आपका है, आपकी किताबें, आपके नोटबुक्स हैं। बड़ी मेहनत की होती है आपने उन पे। अगर वो खो जाए अचानक तैयारी के दौरान, तो भले आप नई पुस्तक खरीदने का आपके पास अगर साधन है भी, तो फिर वो आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, छात्र पढ़ते वक्त अपने जो किताबें हैं उसी में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट करते रहते हैं, और जब वो खो जाती है तो नई किताब में फिर से वही मेहनत करनी पड़ती है। याद रहे न रहे कि क्या नोट किया था, कहाँ से नोट किया था। तो इस तरह का नुकसान, ये बड़ा नुकसान हो जाता है। धन और वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो तो हैं ही इश्यू, लेकिन ये भी एक बड़ा इश्यू होता है। इसलिए अपने सामान का, विशेषकर अपने किताबों का, नोटबुक्स का, जहाँ भी रखते हैं संभाल के रखिए। जहाँ ले आ जा रहे हैं उसे भी आप देखिए, और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है आपके यहाँ से, उसको भी याद रखिए। ऐसा ना हो कि वो मिस हो जाए जब आपको ज़रूरत पड़े। तो ऐसा अक्सर देखा गया है। अब एक छात्र हैं हमारे, बड़ी मेहनत कर रहे थे बेचारे, लेकिन अचानक से जब परीक्षा नज़दीक आई है तो उनके साथ ये अप्रिय घटना हो गई। उनका जो है सामान चोरी हो गया, उसमें नोटबुक्स, और मैक्सिमम आजकल लोग पढ़ाई लैपटॉप पे करते हैं, तो उनका भी था वो टैबलेट जो है चोरी हो गया उनका। सारी पढ़ाई उनकी उसी से हो रही थी। तो आप लोगों से एक हेल्प ये चाहिए था कि थोड़ा थोड़ा करके मैं भी कुछ अरेंज कर दे रहा हूँ उनके लिए, कुछ आप लोग कर दें, ताकि वो जो है अब अपनी जो है पूर्व स्थिति में आए बिना किसी डिस्टरबेंस के। आपके ही मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, और इस तरह की जिसको भी कभी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, जो जेन्युइन होगा, मैं अपने मंच से चाहूँगा कि लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करके पूरी हेल्प हो जाएगी उनकी। बाकी प्रशासनिक हेल्प मैंने उनकी करवाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन दिल्ली इतना बड़ा चोर बाजार है वहाँ कि शायद ही वो चोर और चोरी का सामान मिल पाए। इसमें संशय है थोड़ा सा, जिस तरह से पुलिस काम करती है, जिस तरह से वहाँ पर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं दिल्ली में, तो लगता नहीं कि वो उनको मिल पाएगा। और इसलिए अभी देखिए, उनसे मैंने संपर्क करने का प्रयास किया था कि उनका यूपीआई आईडी वगैरह या फिर जो भी है, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी मिल पाए वो उन दे दें, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो जब संपर्क होगा तो मैं यूपीआई आईडी और उनका मोबाइल नंबर जो भी है जिस पे उनकी मदद की जा सकती है, थोड़ा थोड़ा 20-50 रुपए का छोटा छोटा अमाउंट करके आप लोग दे देंगे अगर उनके मोबाइल पे या उनके फ़ोन पे, तो उनको पर्याप्त मदद हो जाएगी, है ना। अगर 1000 लोग ये वीडियो देखते हैं, 1000 लोग 50-50 रुपए की मदद कर देंगे, तो उनके पास 50,000 रुपए पहुंच जाएंगे। तो इससे उनकी बड़ी हेल्प हो जाएगी आपके संयुक्त प्रयासों से। और इस तरह की जेन्युइन हेल्प करनी भी चाहिए। अगर हमारी पहुंच है, अगर मैं 1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं, तो ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि हम आप लोगों से कह पा रहे हैं एक साथ एक मंच से। और उम्मीद है कि आप लोग हेल्प करेंगे इतनी। और जो ज़्यादा सक्षम है, नौकरी पेशा लोग हैं, वो चाहे तो और कर सकते हैं। ठीक है। और जब कंट्रीब्यूट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि अब ज़रूरत नहीं है उनको। जो काम भर की हेल्प है, जो ज़रूरत है वो उनकी पूरी हो चुकी है। ठीक है। तो इतना आप लोग कर दीजिएगा, ये आग्रह है आप लोगों से, गुजारिश है। चलिए आज की करंट अफेयर्स देख लेते हैं फिलहाल। मैं नंबर आप लोगों को दे देता हूँ जैसे ही आता है। अगर क्लास के दौरान आ जाता है तो इसी क्लास में दे देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में 20 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2005 में इसके लिए घोषणा की थी। 2006 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। कैसिनी अंतरिक्षयान अभी हाल ही में चर्चा में है। इन नासा का अंतरिक्षयान है। एनसेडॉलस, याद रखिए एनसेडॉलस, ये शनि का बर्फीला उपग्रह है। ये चंद्रमा है किसका? शनि का। इस पर जीवन निर्माण के लिए जरूरी अणु हाइड्रोजन सल्फाइड की खोज किसने की है? कैसनी अंतरिक्षयान ने। अपने एक अध्ययन में इसमें ये चीज पाई गई है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इस उपग्रह में पाया गया है।
मेथेन, इथेन, ऑक्सीजन भी यहाँ से बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिला है, एचएस भी मिला है। JN1 ये कोरोना का, कोविड का नया वेरिएंट है जिससे पूरी दुनिया इस समय दहशत में है। केरल में, भारत में भी इसका मामला सामने आया, इसके बाद सरकार गंभीर हो गई है। इसको ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 या पिरोला भी कहते हैं, जो चीन सहित कई देशों में तेजी से फैल रहा है। जर्मन चांसलर हाल ही में इससे प्रभावित हुए हैं। नोमा, जिसको क्रैकम ऑरिस भी कहते हैं, एक प्रकार की बीमारी है, मुंह और चेहरे की गंभीर बीमारी है। मसूड़ों में अक्सर जो गंदगी रहती है, गंदगी कहाँ रहती है? जहां पर गंदा जल हो, भोजन गंदा हो, जो आवास है वो गंदा हो, जहाँ पर मलमूत्र की सही व्यवस्था ना हो, की व्यवस्था ना हो, सैनिटेशन ना हो, ठीक है, खुले में शौच होता हो, या शौच के निर्गमन की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं ना हो, अपशिष्ट जल प्रबंधन न हो, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। इसका मतलब विकासशील देशों में समस्याएं होती हैं, और ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये ऐसे देश पाए जाते हैं जिसमें भारत सहित कई अफ्रीकी कंट्रीज शामिल हैं, अमेरिकी कंट्रीज भी हैं उसमें, कुछ अमेरिका के भी कुछ सीमांत प्रदेश आते हैं उसके अंतर्गत। इनको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां कहते हैं। इनकी अभी तक उपेक्षा की गई है। अगर यहाँ पर उपेक्षा मतलब बीमारियों की भी उपेक्षा की गई है, और इन व्यक्तियों के सही तरीके से आवास, इनके विकास और अवसंरचना पर भी लापरवाही की गई है। इसीलिए इनको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां कहते हैं। इन बीमारियों को चूंकि जो विकसित लोग, जो अमीर लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं, इनसे परेशान नहीं है ज़्यादा, इसलिए इनके उन्मूलन पर वैश्विक स्तर पर उस तरीके से प्रयास भी नहीं किए गए। बाद में WHO ने इन बीमारियों पर ध्यान दिया, इन्हें कैटेगराइज किया, और भारत जैसे देश फिर जाकर के गंभीरता से इनके उन्मूलन में लगे। तो ये मुंह और चेहरे की गंभीर बीमारी है नोमा, जिससे उष्णकटिबंधीय, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों NTDs की सूची में WHO के द्वारा शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अभी तक शामिल नहीं था, अब शामिल किया गया है। इस बीमारी को गरीबी का चेहरा भी कहते हैं। मुख्यतः गरीब समुदाय के बच्चों में, 2 से 6 वर्ष के बच्चों में बहुतायत में बीमारी पाई जाती है। इसका कारण जो है, मुंह में बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके फैलने के कारण बनते हैं। एक प्रकार की संक्रामक बीमारी भी है ये। आपको बता दें, NTDs के अंतर्गत जो WHO की सूची है उसके अंतर्गत बुरुली अल्सर, चगास रोग, डेंगू, चिकुनगुनिया, गिनी वर्म, कुष्ठ या हैंसन रोग, इचिनोकोसिस, ट्रेमोडाइसिस, ट्रिपोनोसेमियासिस जिसको नींद की बीमारी भी कहते हैं, लीशमैनियोसिस, लिम्फेटिक फाइलेरिया, माइसोटोमा माइकोसिस, ओंकोसेरियोसिस, पोडोकेनियासिस, रेबीज, खुजली, सिस्टोसोमियोसिस, हेल्मीलियासिस, सर्पदंश विषैलापन, टेनियासिस और ट्रैकोमा, ये बीमारियां NTDs की जो सूची है WHO की उसके अंतर्गत आती हैं। नोमा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसकी सूची भी चाहे तो याद कर लें, में भी आ जाए कि ये है या नहीं है। और ये बीमारियां जो NTDs होती हैं उनके कई कारण होते हैं। कुछ बैक्टीरिया से फैलती हैं, कुछ रेबीज जैसे आप देख रहे हैं वायरस से फैलता है, कुछ नेमाटोड से भी फैलते हैं, कवक से भी कुछ बीमारियां। तो बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। IPL नीलामी 2024 के लिए, जो IPL खेलों के लिए नीलामी हुई है, उसमें IPL इतिहास के 2 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24.75 करोड़ रुपए में, लगभग 25 करोड़ रुपए में खरीदा है। और पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं, इनको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। कृषि विपणन व किसान अनुकूल सुधार सूचकांक 2023, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, 2016 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था, पहली बार जारी किया गया था।
ये मॉडल एपीएमसी एक्ट के 7 प्रावधानों के क्रियान्वयन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करते हैं। 0 से लेकर 100 के बीच रैंकिंग दी जाती है। 0 के जितना नज़दीक रहेगा उतना ही कम सुधार, और 100 के जितना नज़दीक जो रहेगा उतना ही अच्छी कंडीशन या उतना अच्छा प्रदर्शन उसका माना जाएगा। इस तरीके से इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। स्कोर क्या है इसका? 94। इसका मतलब किसान सबसे अच्छी स्थिति में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तो किसान दूसरे स्थान पर सबसे अच्छी स्थिति में कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ उनको उनके अनाजों का, उपजों का अच्छा दाम मिल रहा है विपणन के माध्यम से। स्कोर क्या है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश का 92 है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है। गांसू प्रांत, ये चीन का प्रांत है, उत्तर मध्य चीन का प्रांत है ये, जहाँ पर 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। सैकड़ों लोग इस भूकंप में मारे गए। कहाँ पर? गांसू में। SOIC.in एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। अभी भारत की जीडीपी से संबंधित इसने रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार देश में जीडीपी में नंबर 1 जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आ गया है अब। तमिलनाडु तीसरे पे, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे वेस्ट बंगाल। ये टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं देश की। अब देश की जीडीपी में महाराष्ट्र का जो हिस्सा है 15.7% है। वहीं उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है देश की जीडीपी में 9.2% है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य बहुत जल्द, बहुत तेजी से, चूंकि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था के नए नए द्वार खुल रहे हैं। अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट समिट में बहुत इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को मिला है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा लक्ष्य रख रही है कि बहुत जल्द प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश को लाना है। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। 89% से अधिक वोटों के साथ पुनः तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्होंने जीता है। अहीड परामर्श कार्यशाला, जो कि टिकाऊ शीतलन उपकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली में। विश्व बैंक और DPIIT के द्वारा, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT जो विभाग है और विश्व बैंक, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से ये कार्यशाला आयोजित की गई। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जो कि सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ वार्षिक सर्वेक्षण है ये। इसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2020-21 के 4.2 से घटकर कितनी हो गई है? 2022-23 में 3.2% हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 ये मिला है। किसे? रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को। एनडीसीज, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। पेरिस जो सम्मेलन हुआ था COP21 का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, 2015 में जो आयोजन हुआ था, इसमें भारत ने 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे एनडीसीज के अंतर्गत, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के अंतर्गत। इन 3 में से भारत ने 2 लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, हालिया रिपोर्ट में सरकार ने यह बताया है। ये 2 लक्ष्य कौन से हैं जो भारत ने हासिल किए हैं? पहला लक्ष्य है 2030 तक 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना। ये लक्ष्य हासिल कर लिया है 2030 के पहले ही। इस लक्ष्य को मॉडिफाई किया गया है, आपको पता होना चाहिए, 45% कर दिया गया है, लेकिन 33 से 35% तक का जो लक्ष्य रखा था वो भारत ने पूरा कर लिया है। दूसरा लक्ष्य क्या था? 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत क्षमता हासिल करना, जिसको बढ़ा दिया गया है, 50% कर दिया गया है। लेकिन इस लक्ष्य को 31 अक्टूबर 2023 को ही हासिल कर लिया गया था। 31 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार जो भारत की ये क्षमता थी गैर जीवाश्म ईंधनों से विद्युत ऊर्जा, स्थापित ऊर्जा क्षमता, वो 186.46 मेगावाट हो गई थी, लगभग 43.81%।
ठीक है। अंडर 19 एशिया कप, ये क्रिकेट है जो कि यूएई में आयोजित हुआ। 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। बांग्लादेश ने फाइनल में यूएई को हरा करके, कितने रन से हराया, 195 रन से हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। आशिकुर रहमान शिबली मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। इसका आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, एसीसी के द्वारा किया गया, आईसीसी के द्वारा नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। भारत सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हार गया था, फाइनल में नहीं पहुंच पाया था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार देख लेते हैं कि उनका नंबर आया है कि नहीं। अगर आया होगा तो मैं नंबर दे देता हूं, नहीं तो बाद में अलग से मैं दे दूंगा आपको। जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पर भी हो सकेगा तो वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता दूंगा। एक सेकंड, चलिए अभी तक आया नहीं है उनका, जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग जरूर हेल्प कर दीजिए, ठीक है। कोई बच्चा क्यों इतना परेशान रहे, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हेल्प कर दीजिए, उनको इस चीज़ से आउट करिए, ठीक है। ये एक बड़ा घातक समय होता है जब परीक्षा नज़दीक होती है और किसी के साथ परेशानी आ जाती है। अभी एक छात्र है, अभी उसका मैसेज आया था, उसका बड़ा भाई जो उसको पढ़ा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन कैंसर की वजह से डेथ हो गई। अब किस माइंड, कैसा माइंड होगा इस समय, इस समय पोजीशन क्या होगी, क्या सिचुएशन होगी उसकी, आप सोच नहीं सकते हैं। और इसी कंडीशन में उसको पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम भी देना है, क्योंकि एग्ज़ाम फिर दोबारा आना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन ईश्वर किसी के साथ ना करे, ऐसा हो। इतनी कठिनाइयों में लोग पढ़ रहे हैं। मुझसे जो हेल्प हो सकेगी, आपके पास अगर कोई भी परेशानी कोई भी आती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी जितनी भी लिमिट है उसके तहत रहते हुए, और जो भी मेरी पहुँच है उसके तहत मैं जो भी प्रयास हो सकता है आप लोगों के लिए करूँगा, जितना इजी हो सकेगा आपके लिए, दोनों तरीके से। चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे फिर आपकी व्यक्तिगत जो जीवन में समस्याएं हैं उनको भी दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा। नहीं चाहूंगा कोई ऑब्स्टेकल आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोके, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इन सब चीज़ों से मैं बाहर निकालने का प्रयास करूं। बाकी ईश्वर जो करता है, जो चाहता है वही होता है। हम केवल निमित्त मात्र हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।